एग्जाम्पल टू में है मिस्टर दिनेश हैज़ टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आइदर 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली और 9.8% per annum compounded quarterly. Which option is better for Mr. Dinesh given 1.0245 की पावर 4 is equal to 1.1017? तो ये जो पावर्स होती हैं ना इस तरीके की, ये जनरली दे रखी होती हैं, ठीक है। नहीं दे रखी होंगी कहीं पर तो हमें लॉग या एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो दोनों केसेस देखेंगे। केस फर्स्ट में इन्होंने बोला मिस्टर दिनेश हैज़ टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अच्छा, अब हमको ये नहीं पता कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो उसको आप पी मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, ठीक। तो आप ये कहिएगा लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड बी रुपीज़ एक्स। जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया उसको रुपीज़ एक्स मान लीजिए। उसके बाद इन्होंने कहा फर्स्ट केस में 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसका मतलब आर जो है वो दे रखा है 10% पर एनम। उसके बाद देखिएगा अब विच ऑप्शन इज बेटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, और वैसे भी इसमें इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न पर रुपी आ जाएगा कि 1 रुपये पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है वो आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है 1 प्लस आर अपॉन 100p, 1 प्लस आर अपॉन 100p की होल पावर p माइनस 1 ये। अच्छा, अब यहाँ पर p क्या होता है कि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स डन इन अ ईयर, तो कितनी बार आप एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब एक साल में 2 बार, तो p की वैल्यू 2 हो गई। तो ये हो गया 1 प्लस आर कितना है 10 अपॉन 100 इंटू 2 की होल पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 0 से 1 0 कट गया और 1 प्लस 1 अपॉन 20 की होल पावर 2 माइनस 1। अब 1 को अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना 0.05। सर इसमें 2 तो गिवन ही था ना। हाँ, ये दे रखा था कंपाउंडेड सेमी एनुअली दे रखा है। सेमी एनुअली का मतलब ये है कि साल में कितनी बार आपको इंटरेस्ट लेना है या पे करना है। तो वो जो है वो अगर सेमी एनुअली है तो उसमें पी की वैल्यू 2 हो जाएगी, और अगर वो जैसे अगला केस है उसमें क्वार्टरली दे रखा है तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। समझ गए? अच्छा, अब आगे देखिएगा यहाँ पर ये बन जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 0.05, ठीक। उसके बाद स्क्वायर माइनस 1, 1.05 का स्क्वायर माइनस 1, 1.05 का स्क्वायर ये हमें कैलकुलेट करना होगा, इसको रफ में कैलकुलेट कर देना। 1.05 इंटू 1.05, तो 1.05 मल्टीप्लाइड बाई 1.05, 5 5 का 25, 5 1 का 5, 0 0 0 डबल क्रॉस लगाइए 5 0 1 5 2 5 प्लस 5 10, 1 कैरी आ गया, 1 इधर आ गया 11025। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 4, 1.1025 माइनस 1, 1.1025 माइनस 1 इज इक्वल टू बी 0.1025, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि मतलब इसमें जो है राउंड ऑफ मत करना, इसमें जो वैल्यू दे रखी है इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो अब क्योंकि मैं दूसरा केस भी निकालूंगा तो मुझे क्या है पहले वाले केस में 1 रुपये पर इतना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अगर सेमी एनुअली कंपाउंडिंग करी जाती है तो अब क्या है कि अब हम करेंगे उसको क्वार्टरली। क्वार्टरली में क्या है कि जैसे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.8% है।
इन्होंने कहा 9.8% है, लेकिन कंपाउंडिंग जो है वो क्वार्टरली करी जा रही है। क्वार्टरली का मतलब क्या है, साल में 4 क्वार्टर, पी की वैल्यू 4 होगी। तो केस सेकंड में लिखिएगा, सिंस कंपाउंडिंग इज डन क्वार्टरली, सो P इज इक्वल टू 4। तो P की वैल्यू जो है वो 4 हो गई यहाँ पर, देयरफॉर, और यहाँ पर R की वैल्यू दे रखी है 9.8%। अच्छा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होता है वो हम बाई डिफॉल्ट मान कर चलते हैं कि पर एनम ही दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, देयरफॉर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न पर रुपी, effective rate of return per rupee is equal to 1 plus R upon 100 into P की होल पावर P minus 1। यहाँ P की वैल्यू 4 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 9.8, तो 1 प्लस 9.8 अपॉन 100 इंटू 4 की होल पावर 4 माइनस 1। ठीक है, पॉइंट गया तो यहाँ नीचे एक 10 और आ गया, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 9 माइनस 8 हो गया 1, 1 8 18, तो 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 18 माइनस 16 है 24.5 आ गया। ठीक है, 24.5 अपॉन 1000, 1000 का मतलब क्या है 1 प्लस 3 जीरो है, 2 जीरो होते तो ये पॉइंट एक इधर आ जाता, तो 3 जीरो है तो एक और इधर आ जाएगा, तो 0.0245 की होल पावर 4 माइनस 1। अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन में दे रखा है 1.0245 की होल पावर 4। इसका मतलब क्या है कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ही आएगा ही वो जो वैल्यू हमको दे रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.0245 होल पावर 4 माइनस 1। अच्छा, अब इस ये जो है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखी है 1.1017, 1.1017 माइनस 1 इज इक्वल टू रुपी 0.1017। ठीक है, तो आप ये देखो कि यहाँ पर तो 1 रुपये पर कितना रिटर्न मिल रहा है, रुपये 0.1025, और यहाँ पर मिल रहा है 1017, तो इसका मतलब रिटर्न ज़्यादा इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस 0.1025 इज ग्रेटर देन 0.1017, therefore rate of return is better in case first। पहले वाला जो उसका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 देखिए, मिस्टर एक्स टू का लोन ऑफ ₹2000 फॉर 6 months, लेंडर डिडक्ट्स ₹200, lender deducts ₹200 as interest while lending, find the effective rate of interest charged by lender। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाई लेंडर वो ये पूछ रहे हैं, और ये हमको जो है मिस्टर एक्स टू का लोन ऑफ ₹2000 फॉर 6 months, 2000 फॉर 6 months का मतलब क्या हुआ, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए होना चाहिए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम हमेशा एनुअली ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 months की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है। एग्जाम्पल 3, इसके बाद हम ये कहेंगे ऑफ रुपीज, तो इसका मतलब प्रिंसिपल बोल दीजिए इसको, रुपीज
2000। अब जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए मेरे को प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो हमें जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पता चल जाए तो बात बन जाएगी। तो अब क्या करेंगे, एक तो इंटरेस्ट का रेट पता चल जाए और एक ये पता चल जाए कि इफेक्टिव रेट कितना बैठ रहा है। तो इफेक्टिव रेट तो खैर हमको कैलकुलेट करना है, तो हम ये कहेंगे कि 2000 रुपये पर उसने 200 रुपये इंटरेस्ट उसने काट लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कि इंटरेस्ट फॉर 6 months, interest for 6 months implies that year is getting divided into 2 parts। क्वार्टर होता है तो पूरा ईयर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो पी की वैल्यू 4 हो जाती है। ईयर इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो यहाँ पर हमारी पी की वैल्यू जो है, यानी कि कंपाउंडिंग कितनी होगी, कंपाउंडिंग की वैल्यू पी की वैल्यू होगी 2, ठीक है। अब उसमें ये भी हो सकता था कि भाई वो 1.5 साल के लिए करता, 1.5 साल के लिए करता, तो हम ये कहते हैं कि जो कंपाउंडिंग है, कंपाउंडिंग तो 1 साल की तो ही होगी, लेकिन अगर वो 1.5 साल के लिए करता तो हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स हमारे पास 3 हो जाती हैं। अब यहाँ पर पी की वैल्यू 2 निकालेंगे, ये हो गया। अब यहाँ इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न जब निकाला जाएगा ना, तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न पूरा का पूरा जो है ना वो 1 साल के लिए निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर भी हमारे पास पी की वैल्यू 4 थी तो हमने 1 साल के लिए निकाला, यहाँ पर पी की वैल्यू 2 थी तो भी 1 साल के लिए निकाला। अब 6 महीने का इंटरेस्ट 200 रुपये है, तो इंटरेस्ट for 6 months is equal to rupees 200, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि on rupees 2000 on rupees 2000 interest is rupees 200 on rupees 1 interest is 200 upon 2000। यहाँ से 20 से 20 कट गया, 2 1 2 2 10 20, तो 1 रुपये पर इंटरेस्ट हो गया 1/10, ठीक है। अच्छा, गलत समझा हमने। इसमें इन्होंने दिया है since the money lender deducted rupees 200 while lending a loan of rupees 2000 for 6 months, therefore rupees 200 can be treated as interest on rupees 1800 for 6 months। 2000 में से उसने वो जो 2000 रुपये दिए उसमें से उसने 200 रुपये इंटरेस्ट के काट लिए, इसका मतलब उसने पैसा उसको दिया 1800 रुपये। 1800 डिग्री यहाँ पर 1800 डिग्री में बताता हूँ कैसे। उसने 2000 रुपये दिए, ठीक है। आप जो ये डिडक्शन वाला शब्द है ये कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है। बस ये समझिए कि मतलब एक इंसान ने दूसरे को 2000 रुपये उधार पर दे दिए। अब जब उसने उसको उधार दिया तो वो कह रहा है कि 200 रुपये इसका इंटरेस्ट है, तो वो डिडक्ट नहीं करता। मान लीजिए वो डिडक्ट नहीं कर रहा है, तो वो 200 रुपये उससे इंटरेस्ट मांग रहा है। अब वो 2000 रुपये वो ले चुका है और अब उसमें से वो 200 रुपये दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास तो 1800 रुपये बचे। तो उसने जो उधार लिया है वो 1800 रुपये का लिया है और 200 रुपये उसने मतलब वहाँ पर दे दिया उसको।
तो हम ये कहेंगे कि 1800 रुपये को हम प्रिंसिपल मानेंगे कि ये लिया हुआ पैसा है जो उसने मांगा है, क्योंकि लौटाना तो ये भी पड़ेगा ना, लौटाना तो ये भी पड़ेगा। इंटरेस्ट तो 200 रुपये दे दिया उसने, तो इंटरेस्ट जनरली जो है जनरली बाद में दिया जाता है, उसने पहले ही ले लिया इंटरेस्ट। तो अब ये कहेंगे कि भाई अब उसके पास जो है 1800 रुपये बचे हुए हैं, अब वो 1800 भी उसको लौटाने हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट 1800 हो गया, उसने 200 रुपये को दे चुका है उसको। अब जरा देखिए ₹1 इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 1800, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 1 2, 2 9 18, तो ये 1/9 हो गया, 1/9। अच्छा जी, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रुपी हम निकालिएगा। तो याद रखिएगा जहाँ भी डिडक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो डिडक्शन वाले में पहले इंटरेस्ट काट देना और फिर जो बचे उसको आप प्रिंसिपल अमाउंट मान लें, ऐसे करा होगा। अब ये हमारे पास ₹1 पर इंटरेस्ट इतना, ये ऐसे आता है, ठीक है। नमस्ते। तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, और ये पर रुपी ही होगा ये, अच्छा ये जो 1/9 जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, ये जो आर ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ, बस 2 मिनट रुकिए। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न पर रुपी, तो पर रुपी का मतलब जो है ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर 1 + R अपॉन 100p स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ और करिए कि ये इंटरेस्ट आया है 6 मंथ्स का, तो इंटरेस्ट फॉर अ ईयर, ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 2, तो 2/9 हो गया, ठीक है। तो ये 6 मंथ्स का आया था, तो इस वजह से हमने 6 महीने का ना निकालकर हम इंटरेस्ट जो है वो हमेशा पूरे 1 साल का ही निकालते हैं। 6 महीने का इतना तो साल का डबल हो गया उसका, तो आर मेरे पास अब 2/9 आ गया, ठीक है। ये आर 6 मंथ्स के लिए था और ये एक्चुअली आ गया हमारे पास पूरे 1 साल के लिए। तो 1 + R इंटू 1/100, और P कितना है 2 है, इसीलिए यहाँ पर ऊपर भी 2 कर दिया गया, -1, 1 + R कितना है 2/9, 1/100 का स्क्वायर -1, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करिएगा। उन्होंने 100 नहीं दिया है, डायरेक्ट ले रहे हैं इसको, डायरेक्ट कैसे ले रहे हैं, 100 क्यों नहीं लिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये 100 मत लेना, यहाँ पर 100 मत लेना, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। यहाँ पर 100 ना लेने की वजह जो है वो ये है, देखिए कि जब भी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा होता है ना, जैसे मान लीजिए 2% दे रखा है, तो परसेंट का मतलब ये होता है कि पर 100, सेंट का मतलब सेंट इज फॉर सेंचुरी, तो परसेंट का मतलब पर 100, मतलब 100 रुपये पर 100 रुपये पर 100 रुपये पर आपको 2 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जब 1 रुपये पर आप इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे तो वो कैसे निकलेगा 2/100 करके,
ठीक है। और हम 1 रुपये पर इंटरेस्ट निकाल ही चुके हैं, हम 1 रुपये पर इंटरेस्ट निकाल ही चुके हैं, तो वो जो 100 से डिवाइड हो रहा है वो 1 रुपये पर इंटरेस्ट निकाला जाता है, इस वजह से 100 से डिवाइड हो रहा है। हम 1 रुपये पर इंटरेस्ट निकाल ही चुके हैं, तो इस वजह से यहाँ 100 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बताइए जी, समझ में आ गया? शिवांशी 100 से क्यों नहीं करा है? Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर दूँगी। और यहाँ पर सीधा R/B, तो सीधा यही वाला स्टेप आ गया, इसको बीच वाले को काट दो सीधा यहाँ से, और जरा इसको सॉल्व करो, मुझे 2 मिनट दो बता, आ जाओ भी, बैठो फटाफट। पाँच मिनट वेट करिए बस। कल करवाता है क्वेश्चन।
शीट उठा लो, क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, ये लिए शीट लिखो। चलिए जी, हो गया? नहीं हुआ? अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल Sir? नंबर 4 में, हाँ जी, सर फिर से ये चीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें ये है कि जैसे ना अगर बोला जाता है कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर परसेंट बोला जा रहा है ना, तो परसेंटेज का मतलब ही ये है, 2% का मतलब ये है पर 100, परसेंट मतलब सेंट इज फॉर सेंचुरी। तो मतलब आपको 2 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपये पर, तो 1 रुपये पर कितना इंटरेस्ट हो गया? 2/100। तो इसी तरीके से जब यहाँ पर हमने सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि 2% कहाँ से आया? अरे 2% कहीं से नहीं आया, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है 2%, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर 2% है तो वो कैसे निकालते थे, डिवाइड बाई 100 करते थे, तो वो 1 रुपये पर इंटरेस्ट आ जाता था। तो 1 रुपये पर इंटरेस्ट हमने सीधा ही निकाल लिया, समझ गए? या तो यहाँ पर भी ऐसे करते कि 100 रुपये पर निकालते, 100 रुपये पर निकालते, तो फिर आप सिर्फ 18 को लेकर जाते हैं यहाँ डिवाइड में, समझ गए? तो हमने 1 रुपये पर निकाल लिया, तो वो 1/9 आया 6 मंथ्स का। फिर इंटरेस्ट हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पूरे साल के लिए निकाला जाता है, तो पूरे साल के लिए क्या हो गया, डबल कर दिया, तो 2/9 हो गया। फिर कंपाउंडिंग करी जाएगी, तो उसमें 2 से उसको डिवाइड भी करेंगे, भाई डिनोमिनेटर में भी आएगा, बस 100 नहीं आया, ठीक है ना, क्योंकि 100 की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही 1 रुपये पर निकाल चुके हैं। और स्क्वायर इस वजह से आ गया यहाँ पर, क्योंकि एक साल में 6-6 महीने की कितनी कंपाउंडिंग होगी? 2 कंपाउंडिंग्स होगी, ठीक है। चलो आगे, ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। एग्जाम्पल 4 देखिएगा, इसमें बोल रहे हैं फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इक्विवेलेंट टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो जो नॉर्मल जो आपको रेट दे रखा होता है ना, उसी को जो रेट ऑफ रिटर्न दे रखा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा होता है, वो होता है नॉमिनल रेट। तो अब देखिएगा क्या करेंगे, nominal rate of 6% per annum compounded quarterly। R कितना दे रखा है? 6% per annum। ये देखो, वो शीट वहाँ से उठा लो, शीट वहाँ से उठा लो, क्वेश्चन ये लिखे हैं, ठीक है। मोबाइल यहाँ से करना। अच्छा अब देखिएगा, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कंपाउंडिंग कितनी दे रखी है? क्वार्टरली बोल रहे हैं, क्वार्टरली का मतलब पी की वैल्यू 4 दे रखी है। उसके बाद जब पी की वैल्यू 4 दे रखी है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न पर रुपी ये हो जाएगा 1 + R/100p की पावर p -1, ये हो गया, इज इक्वल टू 1 + 6/100 × 4 की होल पावर 4 -1, 2 3 4, 2 3 6, ठीक है, और 2 1 2, 2 1.5 3। तो अगर 100 है तो 0.015, 1 + 0.015 की होल पावर 4 -1, 1.015 की होल पावर 4 -1। 1.015 की होल पावर 4 मुझे दे रखी है 1.06136,
1.06136 1.06136। अब उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.06136। तो ये तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न आ गया पर रुपी फर्स्ट केस में, जब आपको बोला जा रहा है कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग करी जा रही है। सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि कंपाउंडिंग जो है वो कंटिन्यूसली करी जा रही है। कंटिन्यूसली का मतलब ये है कि वो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ वो चलता ही रहेगा, इस तरीके का कोई लोन है। तो सेकंड जो है वो है कंटिन्यूसली, ठीक। तो ये कंटिन्यूसली वाला, अच्छा कभी कोई ऐसा लोन सुना है कि ऐसा कोई लोन कंटिन्यूसली चलते रहे, आपकी पूरी लाइफ में चलता रहे, ठीक है, फिर उसके आगे भी चलता रहे। ये जो लोन है ये किसी कैटेगरी में आता है अगर हम किसी भी कंट्री में रह रहे हैं ना, तो उस कंट्री में जो हमें टैक्स देना होता है, जैसे मान लीजिए हम रह रहे हैं, हमने घर ले रखा है, तो वो जो हाउस टैक्स है वो आप भी देते रहेंगे, आपकी पुश्तें भी देती रहेंगी। तो वो जो चीज़ है वो इसी तरीके के लोन में आता है, इसी कैटेगरी में आता है। तो वो चीज़ है यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है। तो इसमें क्या है, कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग चल रही है। तो जब कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होती है तो उसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिटर्न पर रुपी और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। तो इसका फॉर्मूला होता है e की पावर i -1, और i क्या होता है यहाँ पर r/100 -1, r/100 मतलब 6/100। तो e की पावर 0.06 और इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है। is equal to e की पावर 0.06 -1। e की पावर 0.06 की वैल्यू है 1.06183। 1.06183 -1 is equal to rupees 0.06183। अब ये आ गया हमारे पास। अब वो बोल रहे हैं कि आप इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न इसका निकालिए। तो यहाँ पर जैसे ना हमने ये पर रुपी निकाला था इस वाले केस में, तो 1 रुपये पर इतना था, तो 100 रुपये पर कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब वो परसेंटेज में आ जाएगा। आपने अगर ये पर रुपी लिख दिया तो भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज में निकालना चाह रहे हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.136% हो जाएगा, 6.136%। ऐसे ही यहाँ पर अगर इसको भी 100 रुपये पर निकालना चाह रहे हैं तो 6.183% हो जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। शीट ले लो जैसे, और क्वेश्चंस ना यहाँ लिखेंगे इधर। उसके बाद देखिएगा ये हुआ। इसके बाद ना एक अगला आता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अगला टॉपिक है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को हम बोलते हैं CAGR। CAGR इसमें ऐसा होता है कि मान लो हमने किसी बॉन्ड में पैसा लगा दिया या कहीं हमने कोई शेयर्स परचेज कर लिए। अब शेयर्स परचेज कर लिए और हमारे पास कुछ पैसा था, मान लीजिए 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए थे हमारे पास। अब हमने उसमें से
2 लाख रुपए में से हमने 1 लाख रुपए उसमें लगा दिए, तो हमने अपना आधा जो हमारे पास जो पैसा था वो हमने वहाँ लगा दिया। अब बार बार हम ये सोचते रहते हैं, हर 6 महीने पर हम ट्राई करेंगे या हम हर 1 साल में ट्राई करेंगे कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करा था वो इन्वेस्टमेंट सेफ भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो मेरा पैसा जो वो डूब जाए या बर्बाद हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम ना एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हम ये निकालते हैं कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट करा, जैसे कहते हैं कि हमारा पैसा ही हमारे लिए और पैसा कमा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि हम खुद से ही कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था, हमने अगर 1 लाख रुपए लगाया था तो आज वो ऐसा तो नहीं है 90,000 रह गया उसका कीमत, ऐसा तो नहीं है। और अगर उसकी कीमत बढ़कर 1,10,000 हो जाएगी तो हमें लगेगा कि चलो ठीक है 10,000 का हमको प्रॉफिट हो गया। हमने अपना पैसा किसी को दिया, भाई हमने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करा, यानी कि हमने अपना पैसा किसी को दे दिया, तो हमारा वो पैसा वेस्ट तो नहीं जा रहा है, उस पर कुछ प्रॉफिट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो जो प्रॉफिट है वो अपने खुद के कैलकुलेशन के लिए आ जाइए, बैठ जाओ, क्वेश्चन ये लिखे हैं। तो हम ना खुद से कैलकुलेट करते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। हम ये देखते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट की कुछ ग्रोथ भी हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालना ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का हम अमाउंट निकालते थे। अगर याद करिए, फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट of compound interest, for calculating amount of compound interest, we use a formula A is equal to P into 1 plus R upon 100 की पावर n। हम ये फॉर्मूला यूज करते थे। अब इसमें जो P होता था ना, ये जो P होता था, ये होता था जो हमने आज पैसा इन्वेस्ट करा है, जो हमने आज पैसा इन्वेस्ट करा है, ये तो P होता था। तो ये जो P है इसको हम बोलेंगे PV। PV इज फॉर प्रेजेंट वैल्यू। जैसे हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया तो वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो गई हमारे इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद अब मैं 1 साल या 2 साल बाद देखता हूँ तो मेरे को 1 साल या 2 साल बाद मुझे लगता है कि अच्छा 1,10,000 रुपये हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू है। तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ना हमेशा प्रेडिक्ट करी जाती है, हमेशा देखी जाती है कि हमने इतना पैसा लगा दिया तो हमें इतना रिटर्न मिलेगा। तो अमाउंट को हम बोल देते हैं फ्यूचर वैल्यू, एफ मतलब फ्यूचर वैल्यू। ये हो गया। अब क्या करिए, इसी फॉर्मूले को अब A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, इसमें A की जगह FV लिख दो, P की जगह PV लिख दो। A हो गया फ्यूचर वैल्यू तो FV, P हो गया प्रेजेंट वैल्यू तो PV 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है। अब FV अपॉन PV ये हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अच्छा, मैं एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो हम रेट निकालना चाहते हैं। रेट मतलब मुझे ये निकालना है, मुझे ये R निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे हम? भाई मैं ये पावर n है इसको हटाना चाहता हूँ, तो अगर कहीं से कोई पावर हटानी होती है तो वो इक्वेशन के दूसरी तरफ अपॉन में चली जाती है। तो 1 प्लस R अपॉन 100 अगर ये है तो ये हो जाएगा FV अपॉन PV की होल पावर 1 अपॉन n, होल पावर 1 अपॉन n। और यहाँ से R अपॉन 100 ये कितना हो जाएगा, FV अपॉन PV की होल पावर 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है। तो ये जो R अपॉन 100 है, ये जो R अपॉन 100 है यही हमारा वो रेट है। ठीक है। इस R अपॉन 100 को चाहे तो स्मॉल r बोल दो, तो ये हमारे पास FV अपॉन PV, बल्कि स्मॉल r ना बोलकर इसको CAGR बोल दो आप, CAGR FV अपॉन PV की होल पावर 1 अपॉन n माइनस 1। बस ये करना है आपको। अब यहाँ तक समझ में आ गया भाई? शिवांशी क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, आगे चलता हूँ फिर मैं। अब इसके क्वेश्चंस देखने हैं। इसके क्वेश्चंस में जैसे एग्जांपल नंबर 5 है, दिवाकर इन्वेस्टेड ₹20,000 इन अ म्यूचुअल फंड इन ईयर 2010। अब उसने 2010 में कुछ पैसे हैं, कितने रुपए लगाए इसने, 20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगा दिए। फिर क्या होता है, द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड इंक्रीज टू ₹32,000 इन ईयर 2015। अब वो 20,000 से बढ़ के 32,000 रुपये हो गए, लेकिन टाइम कितना लगा, 5 साल लग गए। अच्छा, कैलकुलेट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किस ग्रोथ रेट पर उसने ग्रो करा इन्वेस्टमेंट, हमको वो निकालना है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया गया था कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसी का रेट निकालना है, दैट इज कॉल्ड CAGR। अब आपको सीधा ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है, उसने कितना पैसा इन्वेस्ट करा था, 20,000 रुपये, 20,000 प्रेजेंट वैल्यू, वो 5 साल में कितना हो गया, 32,000, 32,000 हो गई उसकी फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, ये हो गया 5 ईयर्स। बस PV, FV और एन, इसके अलावा कुछ थोड़ी चाहिए, हो गया काम। अब क्या करेंगे, CAGR इज इक्वल टू FV अपॉन PV की होल पावर 1 अपॉन n माइनस 1। तो CAGR इज इक्वल टू FV कितना है, 32,000, PV कितना है, 20,000 की होल पावर 1/5 माइनस 1। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, ठीक है, 4 5 ज़ा 20, 4 8 ज़ा 32, और इसको डिवाइड करेंगे 0.4 आ गया, 0.4 नहीं, सॉरी 1.6, 1.6 की होल पावर 1/5 माइनस 1, ये आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये जो 1.6 है इसकी पावर 1/5 ये निकालना हमारे लिए है चैलेंज, कैसे करें। तो ये जो 1.6 की होल पावर 1/5 है, इसको क्या करें, लेट x इज इक्वल टू 1.6 की होल पावर 1/5, ये कर दिया। फिर क्या करते हैं कि जब भी ये पावर आती है ना इस तरीके से, मतलब रेसिप्रोकल में कोई टर्म आ जाती है पावर में, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो गया log x इज इक्वल टू log 1.6 की पावर 1/5। अब क्या होता है कि ये जो 1/5 है ये फ्रंट में आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो log x इज इक्वल टू 1/5 log 1.6, 1/5 log 1.6। ठीक है, अब log निकालना सीख लीजिए कैसे निकालते हैं। जब भी कभी मुझे log निकालना होता है ना किसी भी नंबर का, तो मैं क्या करता हूँ इसमें कि हमें log के आगे जो डिजिट्स हैं उसके आगे पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, उसको छोड़ दो। आपको log के आगे टोटल 4 डिजिट्स देखनी होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बना दो। 1.6 के आगे 2 0 लगा दो, तो 1 2 3 4 टोटल 4 डिजिट्स हो गए। ठीक है, फिर log में हम क्या देखते हैं कि log में ये जो पहला वाला जो डिजिट है ये देखते हैं डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स हैं, तो डेसिमल से पहले 1 डिजिट है। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू n-1। यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट नहीं, वन नहीं मानेंगे, ये नंबर 1 है इसको नहीं मानेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स। मान लो यहाँ पर 11 लिखा हुआ होता तो मैं n को 1 नहीं लेता, मैं 11 नहीं लेता n को, मैं n को क्या लेता, 2 लेता, 1 यानी कि 2 डिजिट्स। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल, नंबर
नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल, डेसिमल से पहले। सर इनकेस डेसिमल नहीं हुआ तो? ऐसा होगा नहीं, और अगर डेसिमल नहीं हुआ ना तो मैं ज़बरदस्ती डेसिमल बनाऊंगा। मान लो मेरे से बोलेंगे log 25 निकालना है, तो मैं 25.00 कर दूंगा उसको। मुझे log के आगे टोटल 4 डिजिट बनानी है, और फिर मैं कहूँगा डेसिमल से पहले 2 डिजिट है। समझ गए? ओके। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल ये n होता है। तो इस केस में नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल कितनी है? 1 लिखा हुआ है, तो एक ही तो डिजिट हुई, तो 1 - 1 = 0। तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक तो ये ऐसे आ गया। और जो मेंटिसा है, मेंटिसा आपको देखना होता है लॉग टेबल में। तो अपनी बुक में बिल्कुल पीछे वाले पेज पर आ जाओ, लॉग टेबल दे रखी है। पीछे आ जाइए आप पेज नंबर 737 पर। 737 पर लॉग टेबल दे रखी है। तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, जैसे ये 16 है तो 16 को 0 पर देखना होगा। अच्छा, लॉग की जो शुरुआत है वो शुरुआती 10 से होती है। तो आप देखेंगे लॉगरिथमिक टेबल जो है इसमें लेफ्ट साइड में नंबर दे रखे हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरह से दे रखा है। तो मुझे क्या देखना है? मुझे 16 को देखना है 0 पर। तो 16 को देखो 0 पर, कितना लिखा हुआ है? 2041, 2041। और उसके बाद फिर एक और 0 है, तो एक और 0 ये लिखा हुआ है 0 से लेकर 9 तक। देखिए इधर ऊपर जो है, ऊपर दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये दे रखा है। तो उसके बाद भी दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन 1 से स्टार्ट है, 0 नहीं है। अगर 0 होता तो मैं 0 पर भी चेक करता उसको। तो हमें तो 16 के बाद वाला जो 0 है बस उसको देखना है, क्योंकि आगे भी 0 है, और आगे वाला जो 0 है ये वाला यहाँ पर 0 दे नहीं रखा हमको। ठीक है, समझ रहे हो शिवांशी? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। 16 को 0 पर देख रहा है तो वो कितना है? 2041, और इसको हमेशा डेसिमल के बाद लिखा जाता है 0.2041। मेंटिसा हमेशा 0 पॉइंट समथिंग करके लिखा जाएगा। 4 डिजिट होंगे हमेशा, तो 0.2041 हो गया। अब क्या करना है? जब लॉग निकालते हैं तो फाइनली हम क्या करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कितना आया था? 0, और मेंटिसा कितना आ गया लॉग टेबल से? 0.2041। तो log x की वैल्यू कितनी आ गई? log x = 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 0 + 0.2041। जब दोनों को ऐड करेंगे तो log x = 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2041 ये हो गया। अब क्या करें? 5 से डिवाइड करिए, 5 × 1 = 5, 0 × 0, 5 × 4 = 20। ठीक है, 5 0 × 0, 5 8 = 40, 41 - 40 is 1 1 0 10, तो 5 2 = 10, 0.4082, 0.4082। मतलब 0.040 कैसे है? ये 5 0 × 0, सर उसने इसी वैल्यू की फिर एंटी लॉग लिया है। अरे एंटी लॉग तो लिया है, मेरा तो 0.40 आ रहा है। इनका 0.040 कैसे आ रहा है? अच्छा, डिवीजन में गलती कर दी हमने। चलिए देखिएगा, तो डिवीजन में किसी तरह की गलती ना हो, वो देखो जरा। जैसे 0.2041 है, 0.2041 है, अक्सर ऐसी गलती हो जाती है। अपॉन में 5 है, तो पॉइंट हटाइए और नीचे लगाओ 1 2 3 4, 4 0 आ गए। अब करिए 5 4 = 20, 5 4 = 20, और फिर 4 तो 5 के टेबल में आएगा नहीं, तो 5 0 × 0, और फिर 5 8 × 40, और फिर 5 2 × 10, तो 0 ये आ गया 4082। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अब इसके बाद यार ये बहुत ही हो गया,
तो 0.040 कैसे आ गया? सही तो है, 1 2 3 4। हमने गलत कर रहे हैं, हमने गलत कर रहे हैं। 0.2041 अपॉन 5, तो 0.040 आंसर। कैलकुलेटर से भी डिवाइड करके देख लो। बुक वाला ही दे रखा है, ऐसे कैसे गलती कैसे हो रही है? 0.2041 पॉइंट गया। डिवीजन भूल गए ना? जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो एट टू। बताओ भाई कहाँ गलती हो रही है? 1 2 3 4। कैलकुलेटर में भी 0.040 आ रहा है। डायरेक्टली तो वैसे कर सकते हैं। हाँ, तो 20 पर डिवाइड करें तो 4 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 41 आ गया, उसको डिवाइड करा 5 4 का 30 करा भाई। सीधा ये देखो 2041 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना? अब 5 4 का 20 करा मैं, तो ये तो खत्म हो गया ना, ये तो खत्म हो गया। फिर मैं एक एक डिजिट उतारता हूँ, तो मैंने 4 उतार लिया। अब 4 तो आएगा नहीं 5 के टेबल में, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 लिख लेंगे। फिर मैंने एक डिजिट और उतारा, 0 लिखकर फिर एक डिजिट उतार लिया। फिर 5 8 जा 40 हो गया, ठीक है? और ओके, गलती समझ में आ गई। फिर 41 माइनस 41 हो गया, और फिर पॉइंट के बाद एक 0 आएगा, पॉइंट के बाद एक 0 आएगा, तो 5 2 जा 10, है ना? तो 408.2 408.2, यस। अब 4 डिजिट है हमारे पास, तो 4 1 1 2 3, तो ये हमारे पास 0.04082 हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया 0.0408। तो ये हमारे पास हो गया जी, देखिए log x इज इक्वल टू 0.04082। तो x कितना हो गया, एंटी लॉग 0.04082। अब आ जाइए एंटी लॉग टेबल पर। एंटी लॉग टेबल में क्या करा जाता है भाई, आप सीधा सीधा लॉग का उल्टा है, तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। ये 0 कैसे आया होगा, n-1 करके। हम जानते हैं n-1 करके 0 आया होगा, इसका मतलब डेसिमल से पहले एक डिजिट आने वाली है, एक डिजिट, ठीक? अब क्या करेंगे, इसमें डेसिमल के बाद से स्टार्ट करते हैं। तो 04 को पहले 04 को 0 पर देखो, फिर उसको 8 पर देखो। 04 को पहले 0 पर देखो, फिर 8 पर देखो। आगे कुछ भी डिजिट लिखी रहे, मुझे उससे मतलब नहीं है। तो एंटी लॉग टेबल पर आ जाओ, पीछे वाले पेज पर आ जाओ एंटी लॉग टेबल पर। तो 04 को एंटी लॉग टेबल जो है वो 0.00 से स्टार्ट हो रहा है, देख लो। तो 0.04 लिखा हुआ है यहाँ पर लेफ्ट में, 0.04। 04 को 0 पर देखा 1096, ठीक है? और फिर आगे 8 पर देखना है, तो ये तो हो गया 1096, और फिर इसको 8 पर देखना है, तो 8 पर कितना है, 2 लिखा हुआ है, तो 1096 में 2 ऐड कर देना है, ठीक है?
तो 1096, सर ये चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ दोबारा बता रहा हूँ। हमने क्या करना है यहाँ पर, इसको पॉइंट को तो छोड़ दो, पॉइंट से पहले वाले को छोड़ दो, पॉइंट के बाद वाले को देखेंगे। तो 04 को पहले 0 पर देखो, तो ये जो 04 है, इधर जो 04 दे रखा है 00, 01, 02, 03, तो Yes. 04 को पहले 0 पर देखा तो 1096, और फिर इसी में आगे चलते हुए आगे वाली जो डिजिट्स हैं इनको डिफरेंसेस बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको 8 पर देखो, तो 8 पर वैल्यू आ रही है 2, तो 04 को पहले 0 पर देखा और फिर 8 पर देखा, 8 पर वैल्यू 2 थी और 0 पर वैल्यू 1096 थी। जब दोनों को ऐड करा तो 1098 बन गया। समझ गए? सर मुझे ये नहीं समझ आया कि हमने 0 और 8 पे क्यों देखा, क्योंकि वो वहाँ पे दे रखा है पीछे एज अ डिजिट। हाँ हाँ, 04 को पहले तो 0 पर देखोगे तो 0 पर 1096 है, और फिर 8 पर देखोगे। ये तरीका है एंटी लॉग देखने का। ओके सर। ठीक है, अच्छा ये 1098 हो गया, तो x इज इक्वल टू पहले लिखेंगे 1098, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर 0 लिखा हुआ था, यहाँ पर 0 लिखा हुआ था, तो 0 कैसे आया होगा? जब n-1 करा होगा तब 0 आया होगा। तो n-1 इज इक्वल टू 0 आया होगा। जैसे लॉग लेते हैं तो n-1 0, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना होगा? 1। तो मतलब डेसिमल से पहले एक डिजिट होनी चाहिए, तो यहाँ पॉइंट लगा दो 1.098। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 आ जाती, अगर n की वैल्यू 2 आ जाती तो हम 10.98 कर देते उसको। तो ये हमारे पास अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है। x क्या है? 1.6 की पावर 1/5, अभी ये वैल्यू आई है। तो अब आगे देखिएगा, therefore CAGR इज इक्वल टू 1.6 की पावर 1/5, यानी कि 1.098 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.098। ये हो गया। अब ये आ गया पर रुपी, ये पर रुपी आया CAGR, और हमको जब रेट निकालना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई और कर देना, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, तो ये हमारे पास हो गया 9.8%। बताइए कि समझ गए? ठीक है, चलिए जी। उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 देखिएगा। विकास इन्वेस्टेड ₹10,000 इन अ स्टॉक ऑफ कंपनी फॉर 6 years. द वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज गिवन बिलो। तो पहले साल जो है उसने 11,000 रुपये लगाए, दूसरे साल में 11,500 हो गए, तीसरे साल में 13,000 हो गए। वो जो इतनी बड़ी टेबल दे रखी है उस टेबल का कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको CAGR निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू उसकी 11,000 रुपये है, ठीक है, अच्छा सॉरी 10,000 रुपये है, और उसने 10,000 रुपये लगाए थे। एक साल बाद 11,000, 2 साल बाद इतने, 3 साल बाद इतने, 6 साल बाद वो बढ़कर 14,000 हो गए। तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दे दी। अब इससे CAGR निकालना है। तो CAGR एग्जाम्पल कौन सा है? 6। तो CAGR इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू की होल पावर 1/n माइनस 1। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 14,000 रुपये। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपये। और 1/6 माइनस 1, 3 0 से 3 0 काट लो, ये हो गया 1.4 की होल पावर 1/6 माइनस 1। 1.4 की होल पावर 1/6 को x मानकर पहले लॉग फिर एंटी लॉग जरा करना। अब मुझे जरा 2 मिनट दो, आप ये कैलकुलेट करो, मैं आ रहा हूँ भी। सब NCERT का है टोटल, ये इसको मालूम है पार्ट कर एक बार। ये वाला क्वेश्चन अभी पिछली से पिछली क्लास में करवाया भी था, और सारे क्वेश्चन वही हैं जो अभी पिछले कुछ दिनों में डाउट लिए हैं। ये भी तुम्हारा डाउट था, ये पता नहीं लक्की का था, लक्की आया नहीं है।
हो गया हो गया। सर इसमें आपको 5.8 आ रहा है, मेरा 4.8 आ रहा है। अच्छा -1 वगैरह करने में कुछ वो तो नहीं हुआ? सर करा दो। 1.4 की होल पावर 1/6 है। तो 1.4 की होल पावर 1/6 को x मान लो। x is equal to 1.4 की होल पावर 1/6 taking log x is equal to 1.4 sorry log 1.4 की होल पावर 1/6 करंट में आ जाएगा 1/6 into log 1.4 1.4 कैसे निकालेंगे? log 1.4 इसको 1.4 को बना लो 1.400 ये हो गया। 14 को 0 पर देखेंगे log टेबल में 14 को देखिएगा 0 पर 14 को 0 पर देखेंगे 1461 आ गया 1461 और 1 लिखा हुआ है नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है तो 1 - 1 कितना हो गया 0 तो 0.4061 0.1461 6 से डिवाइड करेंगे और 6 ये 0.0 करके 6 2 ज़ा 12 14 - 12 कितना हो 435 होगा। कितना 435 0.02435 यस। कितना आ रहा है? ठीक है चलिए जी तो log x हो गया 0.02435 x हो जाएगा इसका एंटीलॉग 0.02435। अब ये डेसिमल वगैरह तो छोड़ दो 0 2 को 4 पर देखो और 3 पर देखो 0 2 को 4 पर और 3 पर तो 0 2 को 4 पर देखा तो 1057 और फिर 3 पर देखा तो 1 तो 1058 हो गया 1058 ये हो गया और पॉइंट लगेगा यहाँ पर तो 1.058 ये नहीं आ रहा सर मैंने अलग देख लिया था। ठीक है तो 1.058 ये हो गया तो CAGR कितना हो जाएगा इसको x माना 1.058 -1 0.058 और फिर 100 से मल्टीप्लाई करा तो 5.8% हो गया कंप्लीट। कंप्लीट मतलब फॉर्मूला थोड़ा याद नहीं है। अच्छा तो ठीक है इधर ही रख दो टेबल पर रख दो अब तो कहीं भी रख दो फैन तो चल नहीं रहा है उड़ेगा नहीं चलिए जी इसके बाद देखिएगा अच्छा मैं फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स की क्लास लूँगा अब नहीं लेनी अगला जरा बताना अगला हो जाएगा क्या n निकालना है यहाँ पर n निकालना है तो लॉग वाला ही फंडा लगाएंगे एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा देखिए
Suppose a person invested rupees 15,000 in a mutual fund and the value of investment at the time of redemption was rupees 25,000. If CAGR for this investment is 8.88%, calculate the number of years for which he has invested the amount. तो n निकालना है इस बार, ये कितने सालों के लिए अमाउंट इन्वेस्ट करा गया वो निकालना है. तो CAGR इज इक्वल टू दे रखा है 8.88%. 8.88%, ठीक है. तो CAGR होता क्या है? FV अपॉन PV की पावर 1/n माइनस 1. अब ये परसेंट को उसमें कन्वर्ट करो, 8.88 अपॉन 100, ठीक है. ये तो हुआ परसेंटेज को नॉर्मल नंबर पे कन्वर्ट करना. उसके बाद पॉइंट गया, नीचे 2 0 और आ गए, ठीक है. जब 2 0 और आ गए तो भाई फिर आप 4 हो गए टोटल. चारों को काट दो, 1 2 3 4, 0.0888 हो गया. FV अपॉन PV की होल पावर 1/n इज इक्वल टू 0.0888 प्लस 1. अब फ्यूचर वैल्यू कितनी दे रखी है? 25,000 और प्रेजेंट वैल्यू है 15,000. सर हो गया, ठीक है. उधर रख देना, उधर रख देना बस, ज़्यादा नहीं. और 25,000 अपॉन 15,000 पावर 1/n इज इक्वल टू 1.0888. ये हो गया. 3 0 से 3 0 कट गए यहाँ पर. अब इसके बाद क्या है कि 1/n अगर यहाँ पर है तो मुझे क्या, ओके, अगर 1/n को मैं यहाँ ले जाऊँ तो वो पावर n बन जाएगी. इसकी पावर n बन जाएगी. तो आप ये देखिए 25/15 है हमारे पास. तो हम क्या करेंगे, हम ना दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, क्योंकि अगर 1.0888 की पावर n भी करूँगा तो भी हमें दिक्कत रहेगी. तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे और लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इससे क्या होगा, लॉग, इसको डिवाइड कर लो जितना हो सके. 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5/3 हो गया. तो log 5/3 की पावर 1/n इज इक्वल टू log 1.0888. अब log के आगे कोई टर्म लिखी हुई है, उसके पावर में 1/n है, तो 1/n फ्रंट में आ जाएगा. 1/n log 5/3 इज इक्वल टू log 1.0888. ये हो गया. अब क्या करिए, ये log 5/3 है, 1/n को तो इधर ही रहने दो. log 5/3 को मैं ऐसे कह सकता हूँ log 5 माइनस log 3. ये फॉर्मूला होता है log A/B को लिखते हैं log A माइनस log B इज इक्वल टू log 1.0888. ठीक है. अब सबके log ले डालो आप. जैसे कि log 5 है तो log 5 को कैसे लिखेंगे, log 5.000, मतलब 4 डिजिट बनानी होती है. 5.000, ठीक है. तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, तो 1 - 1 यानी कि 0 हो गया. 50 को 0 पर देख लो बस. लॉग में 50 को 0 पर देख लो, 6990, 6990. ऐसे ही मैं कैलकुलेट करूँगा log 3.000. तो नंबर ऑफ डिजिट तो एक है, 1 - 1 is 0. अब 30 को 0 पर देख लो, 4771. तो 4771. और अब इनको सब्ट्रैक्ट भी कर दो हाथ के हाथ. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 1 9. यहाँ पर क्या बचा 8. 18 - 7 8 - 7 इज 1, सीधा ही हो गया है. और फिर यहाँ पर 9 - 7 2 और 6 - 4 2.
तो 0.2219 ये हो गया। तो इधर कर देता हूँ इसको 1/n इंटू 0.2219, ये तो इसका हुआ रिजल्ट 1.0888। तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट है? डेसिमल से पहले एक डिजिट है, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0 पहले तो, फिर 10 को डेसिमल को भूलते हुए 10 को 8 पर देखना है और फिर 8 पर देखना है आगे। तो 10 को 8 पर देखो लॉग में, 10 को 8 पर देखा तो 0334, ठीक है। और फिर आगे 8 पर देखो, फिर आगे 8 पर देखेंगे तो आगे 8 पर वैल्यू आ रही है 0334, देखो नीचे की तरफ लिखा हुआ है, 0334 नीचे की तरफ लिखा हुआ है, तो आगे जो डिफरेंसेस है वो नीचे की तरफ वाले ही देखना है, इसके ठीक सामने वाले। तो 0334 8 पर लिखा हुआ है, 8 पर क्या है? 32, ऐड कर दो, 4 + 2 is 6, 3 + 3 is 6, 0366 0366। अब n को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, n = 0.2219 on 0.0366, ठीक है। एक पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, तो 2219 को 366 से डिवाइड करना है, कर दो, 366 से डिवाइड करो 2219 को, तो 221 ये भी नहीं आ रहा 366 के टेबल में, तो सीधा ये चेक करना पड़ेगा पूरा 2219। तो 366 350 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 350 इंटू 2 कितना हो गया? 700, इंटू 4 कितना हो गया? 1400, और इंटू 6 कितना हो गया? 2100, ठीक है ना। तो 6 से अगर करेंगे तो बड़ी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि 66 है, मैं 350 लेकर चल रहा हूँ, 5 से करता हूँ, हो गया। बस 5 मिनट वेट कर दो। तो 5 6 30, 5 6 30 और 3 33, 5 3 15 और 3 18, 1830। और अगर 366 मतलब अगर 6 करते हैं तो 6 6 36, 6 6 36 और 3 39, 6 3 18, अच्छा आ रहा है तो 6 हो रहा है, 6 6 36, 3 कैरी 6 6 36 और 3 36 और 3 39, फिर 3 कैरी आ गया 6 3 18 और 3 2196, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 6 हमारे पास, 9 - 6 is 3 और 11 - 9 is 2 और 1 - 1 is 0, तो 23 हो गया बस, ठीक है। 23 के आगे 0 लगाएंगे, 2.0, ठीक, और फिर आगे 2300 लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास बन गया 2219, तो ये फिर से वही आ जाएगा 6.06। तो ये 6.06 आ गया, और ये पॉइंट के आगे 06 कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 बोल दिया इसको, 6 ईयर्स, ठीक है जी। इसकी वैल्यू आपके 6 ईयर्स आ गई, यही आंसर आ रहा है, ठीक। एक्सरसाइज 14.2 करिए कंप्लीट, उसके बाद जो 2 एक्सरसाइज हैं डेप्रिसिएशन वाली 3 और 4, ठीक है, छोटी है और बेहद आसान, बस इतना कर लेना, इतना करके और मैं कल निपटा दूंगा इस चैप्टर को। 12th को है ना एग्ज़ाम, तो कल अकाउंट्स है, आज तो पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो एक काम करो, कल पढ़ना, पेपर के बाद में ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, फिर मैं कल रात को ही रख लूँ क्लास, रात को रख लेते हैं क्लास, तो मैं आपका कल ही कंप्लीट कर दूँगा, फिर परसों कुछ डाउट्स हो तो पूछ लेना। चलिए शिवांशी, आज इतना ही करेंगे फिर, ओके सर। ओके।